एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रिपब्लिक भारत की पूरे परिवार की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। दर्शकों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या शुरू हुई है वो खत्म नहीं हो रही है और इसलिए आज मैं आपको वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदू को मार दिया है दर्शकों। और किसने मारा? जाहिर सी बात है, कट्टरपंथियों ने। लेकिन बांग्लादेश की आज एक जानकारी आपको दूंगा, कैसे वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। लेकिन आज भारत के हिंदुओं ने भी बांग्लादेश को आखिरी वार्निंग दी है, दिखाते हैं आपको। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। दर्शकों, अभी तो यूनुस था, लेकिन रहमान की एंट्री होते ही इधर दीपू की हत्या हुई थी। अब एक और ये है हिंदू लड़का, इसका नाम है अमृत मंडल। इसको भी मौत के घाट उतार दिया, इसकी भी लिंचिंग हुई है दर्शकों। इसको भी लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहां पर हिंदू खतरे में है। अगर आपकी दुकान का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी बोलते हैं, तो देखिए कट्टरपंथी कैसे हमला करेंगे। दिखाइए जरा, रिप्ले करिए इसे, दिखाइए कैसे वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। अब दर्शकों, दावा ये किया जा रहा है वहां हिंदू इतने परेशान हो गए, दीपू के परिवार वाले भी परेशान हैं और उनके बयान भी सामने आने लगे। सुनवाते हैं वो किस तरह न्याय की मांग कर रहे हैं, सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, इधर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का साथ दिया जा रहा है, एक जैसी भाषा बोली जा रही है। तो अब इधर टी राजा ने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ हमें 15 मिनट चाहिए, बॉर्डर खोल दो, हिंदुओं को बचाने के लिए हम जाएंगे। और ये वार पलटवार अब शुरू हो चुका है दर्शकों। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो चिंता बता रहे हैं। 3 में हो रहा है। मोदी जी, 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। एक आदमी के मर्डर को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा, यही बड़ा गलत है। अच्छा, नरसिंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहां 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए। अच्छा। अब दर्शकों, आपने देखा ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ये इनकी एक जैसी भाषा क्यों है? उसका कारण है दर्शकों, ये भीड़ आप देखें, ये भीड़ है रहमान के लिए, जो लड़ना चाहते हैं बांग्लादेश में चुनाव, बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, लेना चाहते हैं यूनुस की जगह,
लेकिन इन दोनों की विचारधारा एक है दर्शकों। लेकिन आज देखिए कितने सारे लोग आज बांग्लादेश में रहमान के लिए सड़कों पर आ गए। तारेक रहमान, तारेक रहमान, तारेक रहमान। अब दर्शकों इधर बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और आज रहमान की एंट्री हुई है। लेकिन क्या वाकई हालात बदल जाएंगे? क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के यही दावेदार हैं और बांग्लादेश की कमान इन्हीं के हाथों में आने वाली है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, रहमान के आते ही यूनुस को भी डर लगने लगा है और देखिए रहमान के समर्थकों पर कैसे लाठियां बरसाई गई। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों रहमान पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह भी भारत विरोधी भाषा बोल रहा है और बीएनपी की भी इस्लामिक विचारधारा अब दुनिया के सामने आ गई है। यानी बांग्लादेश में कोई भी आ जाए, हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा। बांग्लादेश के बैटल ग्राउंड का नया सुल्तान रहमान आ गया। बांग्लादेश की चौदी से आई लाखों की भीड़ मोहम्मद यूनुस की गद्दी छीनने के लिए उमड़ी। जिहादी मुल्क को शांत करने के लिए हुआ ये जुटान यूनुस को चेतावनी है, जिसकी फनक लगते ही उस भीड़ पर यूनुस की लाठी दनादन बरसने लगी। लेकिन रहमान से भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रहमान उसी बीएनपी पार्टी का उत्तराधिकारी है जो यूनुस के नफरती एजेंडे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, भारत विरोधी नारे लगा चुका है। तभी तो सीएम योगी ने साफ साफ संदेश दिया, बांग्लादेशी जहां भी छिपे हो छोड़ेंगे नहीं। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। बांग्लादेश की सियासत में जो भी चल रहा हो, लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा है। एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, बुलडोजर से दीपू के कातिलों को रौंदा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आपने सोचा है रहमान तो आ गया है, वो भी भारत विरोधी है और उसके आते ही एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया। यही है अमृत दर्शकों। बांग्लादेश में एक और हिंदुओं को जिहादियों ने मार डाला। दीपू के बाद अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कट्टरपंथियों की साजिश सामने आई है दर्शकों। बताया जा रहा है कि अमृत उर्फ सम्राट भारत से बांग्लादेश गया था। कल रात सम्राट और उसके साथी शाहिदुल के घर पर पैसे लेने के लिए पहुंचे, लेकिन पैसे की जगह जिहादियों की भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। आप देख रहे हैं ना। दावा यह कि अमृत को भी दीपू की तरह पहले धमकी दी गई थी, लेकिन वहां की पुलिस इस हत्या को अलग ट्रैक पर ले जा रही है और भारत में रहने वाले मौलाना बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं दर्शकों। हैरानी तो इस बात की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है चुन चुन कर और जिहादी दीपू और अमृत को मौत के घाट उतार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं और अपने ही देश में रहने वाले मौलाना कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही हिंदू तो मरा है। गाजा पर मातम मनाने वाले मौलाना रशीदी ने विवादित बयान दिया दर्शकों। रशीदी ने कहा, हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग नहीं कहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार नहीं, सिर्फ एक हिंदू की हत्या हुई है, लीजिए एक और को मार दिया। वो भूल गए हैं जिस समय वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी विचारधारा का अलग अलग तरह से समर्थन कर रहे थे, उनकी भाषा बोल रहे थे, उसी वक्त जिहादियों ने एक और हिंदू को पीट पीट कर मार डाला। ये तस्वीर आज उन लोगों को देखनी चाहिए जो बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं और ये भाषा दर्शकों बहुत कुछ कहती है। क्या इनका डीएनए एक है या इनकी सोच एक है, ये सुनिए जरा। खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है,
इस निंदा के कानून है और उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहाँ से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहाँ बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहाँ के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहाँ मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहाँ एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है, ये दोहरी मानसिकता क्यों है? दरअसल दर्शकों, एक बड़ी बात है, 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब से हिंदुओं को मारा जा रहा, लेकिन नहीं, मौलाना रशीदी को ये नहीं दिखेगा। और अब तो टी राजा मैदान में आ गए, जवाब दिया है। सिर्फ 15 मिनट चाहिए हमें। सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर खोलें ताकि जिहादियों को सबक सिखाया जा सके, ये टी राजा ने कहा है। लेकिन दर्शकों, आपको अगली तस्वीर दिखाएं। नागा साधु भी बोल चुके हैं कि हमें अब आदेश की जरूरत है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, हम लोग भी नागा बाबा तैयार है। जिस टाइम हम लोग का गुरु पीर का कोई आदेश आएगा, बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, श्रीलंका क्या, हम लोग सब घेर लेंगे। ये भी बात है। हम लोग साधन भोजन जब तब करते हैं, पहाड़ में जंगल में पड़ा रहता है। फिर जिस टाइम माँ को ऊपर, धरती माँ को ऊपर, सनातनी को ऊपर कुछ हानि आएगा, उस टाइम नागा बाबा लोग कोई देश मानेगा नहीं। सब 1 करोड़ नागा जाके उन लोग को बराबर उसको शास्ति देगा। और दर्शकों, इधर देखिए, बयान सामने आने लगे हैं जो चेतावनी इससे कम नहीं है। सुनिए जरा। 1000 लोगों को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, इजराइल की तरह घर में घुस के नहीं मारा जाएगा। एक के बदले इनके 1000 लोगों को मदरसे में घुस के नहीं मारा जाएगा और मदरसों के ऊपर बम नहीं फेंके जाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मोदी जी, होश में आओ, जोश में आओ, गीता के पाठ को याद करो और तुरंत बांग्लादेश पे बम गिराओ, हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा करो। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, सीधे सीधे अब हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई तो आवाज उठाएगा। और भारत से आवाज उठने लगी है दर्शकों, भारत में आवाज उठाई गई है। हिंदुओं के खिलाफ जुल्म तेजी से बढ़ने लगा है। पहले दीपू दास, तो अब अमृत की जिहादियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद टी राजा ने बांग्लादेश को खुली चुनौती दी। टी राजा ने पीएम मोदी से हिंदुओं को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी जिहादियों को सबक सिखाना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दें। साथ ही कहा, बांग्लादेश के जिहादियों का काम तमाम कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा, भारत में घुसे बांग्लादेशियों को भगाना होगा, इसके लिए उन्हें सिर्फ 15 मिनट का वक्त चाहिए। तो दूसरी तरफ पूरा देश का हिंदू एकजुट है और हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं। लखनऊ से असम तक बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही घुसपैठियों को बाहर करने के लिए खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग की है और ये मांग अब रुकने वाली नहीं है। टी राजा ने क्या सरकार से मांग की है, सुनवाते हैं आपको। मोदी जी, 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी, 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का सर काट कर भारत मां के चरणों में लगा देंगे। मोदी जी जो कहते थे 15 मिनट पुलिस हटा दो, अरे आज का हिंदू एक हिंदू 100 को काटे, ऐसा आज का हिंदू तैयार हो चुका है, ऐसा बजरंगी तैयार हो चुका। दर्शकों, यहां भारत में विरोध हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अब रहमान की एंट्री हो गई है। ये एंट्री हुई है रहमान की। दर्शकों, ये पहले आप एंट्री देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए, कितनी संख्या में लोग पहुंचे। रहमान, तारेक रहमान, अब दर्शकों, ये रहमान कौन है, इसका भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक है दर्शकों। लेकिन क्या ये रहमान हिंदुओं को बचा पाएंगे? आइए आपको बताता हूं इनका इतिहास कैसा है, इनकी विचारधारा क्या है।
हिंसा की आग में सुलग रहे बांग्लादेश में सियासी भूचाल आ गया है दर्शकों। यूनुस को सत्ता से बेदखल करने के लिए तारिक रहमान की एंट्री हो गई दर्शकों। यह है तारिक रहमान जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं जो लंदन में रहते थे और बांग्लादेश के मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। 17 साल बाद लौटे रहमान के स्वागत में करीब 1 लाख कार्यकर्ता जुटे दर्शकों। बड़ी बात क्या, रहमान के स्वागत में भीड़ को देखकर मोहम्मद यूनुस भी हैरान रह गए। आपको बता रहा हूं क्योंकि जिस उस्मान हादी के हत्या का आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगा है, उसी हादी की हत्या को मुद्दा बनाकर रहमान ने सियासी बिगुल फूंक दिया है। वो भी उस समय जब अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में और उससे पहले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। आपको बताएं, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का चुनाव जीतना अब तय माना जा रहा है, यानी बीएनपी। लेकिन ये जो रहमान है ये दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रहमान हिंदू की हत्या पर चुप रहे, कुछ बोले नहीं। वो उस्मान हादी की हत्या पर जरूर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे क्योंकि सवाल वोट का है, मगर हिंदू युवक दीपू दास की हत्या पर रहमान ने एक शब्द नहीं बोला। इसके पीछे बड़ी वजह उनकी पार्टी बीएनपी का इस्लामिक एजेंडा है दर्शकों। बीएनपी एक कुख्यात यहूदी विरोधी इस्लामी राजनीतिक दल माना जाता है। 2004 में ढाका ग्रेनेड हमले का आरोप तारिक रहमान पर लगा था। तब शेख हसीना विपक्ष में थी। इसमें कई वीवीआईपीज की मौत हो गई थी दर्शकों। ढाका की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। अब रहमान एक बार फिर 17 साल बाद बांग्लादेश लौट चुके हैं, लेकिन तारिक रहमान का एजेंडा अब भी नहीं बदला है और ये बदलेगा भी नहीं दर्शकों। इसलिए हिंदुओं को चिंता करना होगा क्योंकि दीपू दास की हत्या पर एक शब्द रहमान ने नहीं कहा और उस्मान हादी की हत्या पर कैसे आंसू बहाए, सुनिए जरा। 24 आंदोलনের এক साहसी मैं उस्मान हादी की दुखद हत्या से गहराई से शोकाकुल हूँ। अल्लाह उनकी रूह और उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी यह समय शहादत फिर से याद दिलाती है कि राजनीतिक हिंसा कितनी बड़ी मानवीय कीमत वसूलती है। हादी एक साहसी राजनीतिक कार्यकर्ता और निडर आवाज़ थे जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहते थे। उस्मान हादी चाहते थे कि देश के लोगों को उनके आर्थिक अधिकार वापस मिलें। 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों को सम्मान देने के लिए उस्मान हादी ने जो कहा, देश को उसी तरह बनाया जाना चाहिए जैसा सोचा गया था। युवा पीढ़ी भविष्य में देश का नेतृत्व करेगी। हम देश में शांति चाहते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और अपना बांग्लादेश बनाएंगे। আসুন আমরা আমাদের সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলব যেখানে আমরা। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, रहमान का इतिहास, भूगोल सब आपने देख लिया है, लेकिन ये रहमान हिंदुओं के लिए तो चिंता का विषय ही है क्योंकि हिंदू वहां मर रहे हैं और इनकी कोई बात नहीं कर रहा है दर्शकों। कोई इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन हाँ, हादी की मौत का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने बताया ना, सवाल वोट का है। लेकिन दर्शकों अब आवाज उठने लगी है और आपको बताता हूं मैं, आइए। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आवाज बुलंद सरकार और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए क्या कहा है, पहले सुनवाता हूं आपको। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। और अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जैसे ही कहा गया है, लगातार देश भर में कैसे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है उसके आंकड़े आप देखिए। ये यूपी की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद फोर्स ने कैसे एक्शन लिया, सुनवाता हूं आपको मैं। हिंदुस्तान के हैं नहीं है, धारा 30 के अंतर्गत पुलिस को अधिकार है जुलूस को नियंत्रित करना। हम हिंदुस्तानी है या नहीं? पुलिस एक्ट की धारा
देख रहे हैं आप, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि यहां से आगे बढ़ के दिखाएं। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं राजस्थान की दर्शक, और राजस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दिखाइए जरा, सुनवाइए इसे। जोधपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कार्रवाई, बुलडोजर चला। हटा दिया। सही बात है। जोधपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कार्रवाई, बुलडोजर चला। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, असम में क्या हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया भी जा रहा है और उनकी ठुकाई भी हो रही है। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। लोग अपील कर रहे हैं कि जब वहां से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो जो लोग यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें क्यों ना भगाया जाए। आइए आपको बताता हूं कैसा एक्शन हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने है, लेकिन अब भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यूपी में बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। दिल्ली में इस साल करीब 2200 यानी 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। असम में सीएम हेमंता ने 350 के करीब बांग्लादेशियों को बाहर निकाला है। दर्शकों, गुजरात में सबसे ज्यादा हजारों घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है और मुंबई में पिछले कुछ समय में करीब 700 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। शहर शहर इस ड्राइव के बाद कुछ घुसपैठिए खुद देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर चोरी छिपे रह रहे हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा यही समय है बांग्लादेश को देश से बांग्लादेशियों को बाहर करने का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को बांग्लादेश बनते वक्त नहीं लगेगा। और इसलिए आपको भी सचेत रहना है, आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने भी बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। अब दर्शकों मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा और खबर कट्टरपंथ कैसे बढ़ता जा रहा है दुनिया में यह आपको बताता हूं। बांग्लादेश तो आपने देखा, लेकिन आज क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन क्रिसमस पर भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग अटैक कर रहे हैं। आपको दिखाता हूं कहां कहां पर अटैक हुआ है। दिखाइए जरा। दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है और ये हर जगह पर मनाया जाता है। सुनवाइए। Merry Christmas! A Merry Christmas and a Happy New Year! तो यहां बधाई दी जा रही है क्रिसमस को लेकर, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कैसे कजाकिस्तान में क्रिसमस को लेकर कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आ गए। उन्होंने कहा यह सब यहां नहीं चलेगा। देखिए कैसे क्रिसमस ट्री को गिरा दिया। सुनवाइए।
ये तो तस्वीर आपने देखी कजाकिस्तान की। अब फिलिस्तीन में क्या हुआ देख रहे हैं आप। चर्च पर हमला हो गया दर्शक, और वहां पर कैसे हमला किया गया सुनवाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, जश्न मनाते कैसे लोगों पर हमला किया गया। सुनवाइए जरा कैसे कट्टरपंथी हमले के बाद जश्न मना रहे हैं। अब दर्शकों ये तस्वीरें ब्रुसेल्स की, ये ठीक फ्रांस के बगल में, और वहां पर कैसे कट्टरपंथी मार्केट पर हमला कर रहे हैं, दिखाइए जरा। ये आपने देखा दर्शकों, फिलिस्तीन का झंडा लेकर बाजार बंद करवा रहे हैं और पहुंच गए कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। ये आप देख रहे हैं, ये जर्मनी वो देश जहां पर इस्लामिक लोगों को शरण दी गई। उनसे कहा गया कि आप यहां रहिए, लेकिन यहां भी अब क्रिसमस सेलिब्रेशन पर रोक की मांग कर रहे हैं कट्टरपंथी। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देश भर में दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन कई जगह पर कट्टरपंथी मान नहीं रहे। जर्मनी में भी एक चर्च में घुसकर क्रिसमस के सेलिब्रेशन को रोका गया। सुनवाइए जरा इसे। दर्शकों ये आप देख रहे हैं, ये है तुर्की की तस्वीर, जहां पर नारेबाजी होने लगी कि आप क्रिसमस नहीं मना सकते। अब आप सोचिए, अगर यही हाल रहा तो कट्टरपंथी विचारधारा क्या क्या करेगी, बस सोचिए आप। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कट्टरपंथी चाहते क्या हैं। कट्टरपंथियों के टारगेट पर सिर्फ हिंदू या बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया में गैर इस्लामी लोग हैं इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर। इन कट्टरपंथियों ने इस्लाम को एक हथियार बना लिया है और ईसाइयों को उनके देश में नहीं छोड़ा। क्रिसमस पर जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तक में अटैक हुए हैं। पेरिस में क्रिसमस पर पारंपरिक न्यू ईयर ईव इवेंट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पेरिस में क्रिसमस पर इस्लामिक टेररिज्म के हमले का अलर्ट था। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच अटैक के बाद दर्जनों क्रिसमस कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। जर्मनी में वहां भी कई कार्यक्रम रद्द किए गए। दर्शकों, कई जगह पर कट्टरपंथी बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यक्रम रद्द हुए। ब्रसेल्स में कट्टरपंथियों ने क्रिसमस वाली जगह पर हमला कर दिया, जबकि सीरिया में कट्टरपंथियों ने क्रिसमस ट्री को तोड़ दिया, हमले किए। और इसी तरह जर्मनी में एक चर्च में क्रिसमस प्रेयर के दौरान कट्टरपंथी घुस गए। यानी जिन क्रिश्चियन देशों ने इन्हें शरण दी, कट्टरपंथियों ने उन्हें ही डस लिया है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में क्रिश्चियन युवा बेहद गुस्से में हैं। और आज मैं आपको बताता हूं, जो कट्टरपंथी लोग हैं जो क्रिसमस पर हमला कर रहे हैं, उसको लेकर ईसाई गुस्से में हैं। सुनिए जरा।
I'm starting to notice a pattern with the kind of people that are attacking Christians on Christmas. I expose how terrible Islam is, so make sure you follow me. Who drives cars through Christmas markets in Germany? Muslims. Who opens up fire on Christians at a Christmas market in France? Muslims. Who attacks Christians while they decorate a Christmas tree in Turkey? Muslims. Who attacks Christians at Christian villages, killing 140 Christians in Nigeria on Christmas Eve? Muslims. Who just burned down a Christmas tree outside of a Catholic church in Jenin? Muslims. And who did the exact same thing in Syria, starting a huge riot? Muslims. Who bombs churches during Christmas services in the middle of Pakistan? Muslims. Who bans anything to do with Christmas, putting you in jail for life, potentially killing you for displaying something as simple as a Christmas tree in Indonesia? Muslims. Christians are constantly attacked on the most holiest day of their religion by one specific religion, and perhaps the biggest threat facing a Christian nation is the Islamification of that country. I'm not going to talk about just America in this case, because we're seeing this happen globally. So the real consequences of the Islamification of the West is exactly what we're starting to lately see. The solution has always remained the same. Stop importing individuals from countries with religions that will never. ये दुनिया भर में तो आपने साजिश देख ली दर्शकों हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन सवाल तो जब खड़े होते हैं तब आप अपने देश में ही ऐसी तस्वीर देखते हैं। देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सिटी है दर्शकों, जहां पर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और धर्मांतरण का खेल करने वाले कौन? वहां के डॉक्टर। दर्शकों आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये खबर आई है यूपी से, दिखाइए पहली तस्वीर। यह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश KGMU, और यहीं पर लव जिहाद का पूरा खेल चल रहा था। मजहबी पाठशाला चल रही थी, और ये डॉक्टर रमीज जो आपको दिख रहा है, इसी पर ही धर्मांतरण के आरोप लगे। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों कैसे खुलासा हुआ। ये है वहां के डॉक्टर्स, और इन्हीं लोगों ने शिकायत की है कि यहां पर मजहबी तकरीरें दी जा रही थी। कैसे ये खुलासा करते हैं, पहले सुनिए जरा। तुरंत प्रशासन में जब वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच के बिंदु में बिल्कुल मजबूती होना चाहिए, तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपकी बात सामने आ जाती है, क्या इतना बड़ा आपकी बात से सहमत है, हो सकता है मेरी बात कैसे ये सब बातें कह रहे हैं? ये बात आपकी मान ली गई, इसको हम लोग जांच में डाल दे रहे हैं। और बताइए, यदि ये कर दिए होते सर, ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। उन निकृष्ट लोगों ने जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, हमारी भी तो बेटियां हैं। आपने भी अभी कहा कि ये प्रकरण BC मैडम के यहाँ जानबूझ के नहीं आने दिया गया, अब आ गया है। तो अब आपकी मांग यही है ना कि जिन लोगों ने 4 दिन रोका और जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, उस पर कार्रवाई आज भी जो लोग कर रहे हैं, आज भी जो लोग कर रहे हैं, तो कार्रवाई के लिए हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे और आपको बुला के बताएंगे। अब दर्शकों ये जो है डॉक्टर वाहिद, इन पर धर्मांतरण के आरोप लगे, और इसी को लेकर सारा पूरा का पूरा खेल रचा गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये है अपर्णा यादव, और इन्होंने भी लव जिहाद पर चिंता जाहिर कर दी है। सुनिए जरा। सुधर, मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूं और आगाह कर देना चाहती हूं कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूं और आगाह कर देना चाहती हूं कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूं और आगाह कर देना चाहती हूं कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। यूपी की प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। पैथोलॉजी विभाग में कट्टरपंथ की क्लास चल रही थी। इलाज की जगह डॉक्टर छात्र छात्राओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह डॉक्टर को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश हो रही थी। डॉक्टर्स ने पैथोलॉजी विभाग के HOD पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो MBBS स्टूडेंट है, या जो महिला पकड़ी गई वो GSVM में एसोसिएट प्रोफेसर थी। तो कोई न कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है। इसमें कहाँ चलता है? तो
वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो लोग जो लैब में चुपके चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं, बिना बंद नहीं, उसको सस्पेंड होना चाहिए। आज बंद कराएंगे, कल फिर 2 महीने बाद फिर एक्शन होगा। डॉक्टर एसोसिएशन ने वीसी से मिलकर जो आरोप लगाए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी विभाग में चुपचाप मजहबी तकरीरें कराई जाती थी ताकि लोगों का धर्मांतरण किया जा सके। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। धर्मांतरण के खेल में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। देखा दर्शकों आपने, ये कैसी साजिश की जा रही है। आप सोचिए, ये डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले हैं, क्या ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये जिहाद की पाठशाला चला रहे हैं। दर्शकों, केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, पैथोलॉजी लैब में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। डॉक्टर्स ने यूनिवर्सिटी के वीसी से आज मुलाकात की। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए। ये है वो एचओडी जो सबसे आगे खड़े हुए हैं, डॉक्टर वाहिद इनका नाम है। धर्मांतरण करा रहे थे, ये इन पर गंभीर आरोप है। डॉक्टर वाहिद पैथोलॉजी विभाग के एचओडी हैं। आपको बताएं, डॉक्टर्स ने कहा विभाग में बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, वहां चुपके चुपके सिर्फ दिखावे के लिए ऐसी तस्वीरें, लेकिन वहां मजहबी तकरीरें दी जाती हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया जा रहा है, महिला पुरुष डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाहिद अली को ही धर्मांतरण गैंग का सरगना बताया जा रहा है। दर्शकों, और आपको बताएं, पैथोलॉजी विभाग के कई लोग धर्मांतरण गैंग में शामिल हैं, इस्लामिक विचारधारा को बढ़ाते हैं। डॉक्टर्स ने वीसी के जरिए वीसी से डॉक्टर वाहिद को सस्पेंड करने की मांग की है और कहा कि एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर्स ने डॉक्टर रमीज पर भी गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर रमीज शादीशुदा है, लेकिन महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस को डॉक्टर रमीज की पत्नी की भी खोजबीन करनी चाहिए। इतना ही नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, ये खुलासा हुआ है। सोचिए, वहां पर रहने वाले डॉक्टर्स ही खुलासा कर रहे हैं। सुनवाता हूं मैं आपको। देखिए, हम लोगों के पास ये पुख्ता जानकारी है, हमारे संगठन की और बाकी लोगों के पास ये पूरी जानकारी है कि यहाँ पर टीचर्स हैं इस विभाग के अंदर जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, एक लैब के अंदर वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करने के लिए वो जो उनके जो बाहर से लोग आते हैं वो भी आते हैं, चटाई वटाई बिछा के प्रॉपर तरीके से ये लोग वहाँ पर एक पूरा इस्लाम की जो चीज़ों को उनको ये रेडिकलाइज करते हैं। और उसी में ये लोग इन लोगों ने 17 तारीख में जो घटना घटी थी, जो छात्रा थी, महिला जो उसके साथ जब उसने अपनी सुसाइड की, उसके बाद विभाग के अंदर विभाग की जिम्मेदारी होती थी कि इस चीज़ को, जानकारी को वाइस चांसलर को बताया जाए, इस पे जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई ना करके इस घटना को दबाया है और दबाने के बाद विभाग के ऊपर हम लोगों ने यही विधि से मांग की थी कि इस पे ये जांच होनी चाहिए कि ये जो घटना थी, ये घटना को क्यों दबाया गया है। सोचिए दर्शकों, लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि जो ये हो रहा है ये रुकना चाहिए। धर्मांतरण का खेल कैंसर से भी बड़ा घातक है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता, जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। दर्शकों, बाबा बागेश्वर ने भी चेताया है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, जहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वहां पर ये लोग लव जिहाद का खेल रच रहे हैं और ये खेल अब सामने आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं, केजीएमयू में महिला डॉक्टर ने सुसाइड की कोशिश की। दर्शकों, 17 दिसंबर को महिला डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती करवाया गया और महिला डॉक्टर ने, डॉक्टर रमीज जो ये खड़ा हुआ है, इसी पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, महिला डॉक्टर पर धर्म बदलकर शादी का दबाव बनाया और डॉक्टर, जो पीड़िता डॉक्टर है, उसने जब धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो आरोपी डॉक्टर रमीज ने महिला डॉक्टर से दूरी बना ली। अब खबर यह है जिसके बाद महिला डिप्रेशन में चली गई है। जानकारी आपको दे दूं, महिला डॉक्टर ने अपनी जान देने की कोशिश की है।
केजीएमयू में डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया गया है दर्शकों, और पुलिस ने एफआईआर कर जांच भी शुरू कर दी है। अब बड़ी बात क्या है, पुलिस डॉक्टर रमीज की तलाश कर रही है। ये भाग गया है डॉक्टर रमीज, जिसकी तलाश में स्पेशल टीमें लगाई गई हैं, वो अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। डॉक्टर रमीज उत्तराखंड के खटीमा का रहने वाला है, और आपको बताएं पीड़ित महिला ने सीएम योगी से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। दावा है कि सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की है। सीएम ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वाहिद जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं मजहबी तकरीरों के, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जो मेरे ऊपर आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें 0.001% की भी सच्चाई नहीं है। मैं यहाँ पे आज से नहीं, पिछले 2009 से लगातार डिफरेंट पोस्टों पे रहते हुए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन एडिशनल प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, पिछले 2022 से मैं प्रोफेसर के पद पे हूँ, और केजीएमसी की एक नहीं बल्कि 7-8 लैब का मैं इंचार्ज हूँ। दूसरी बात, मैं एचओडी नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ उस डिपार्टमेंट में। हमारे जैसे करीब 18 लोग वहाँ पे और भी लोग काम करते हैं फैकल्टी के तौर पे, और करीब हर साल 20 पीजी स्टूडेंट आते हैं, और कम से कम 100 के आसपास हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, डिफरेंट लेवल के, रेगुलर हैं, संविदा हैं, बाकी लोगों के। सफाई जरूर दी जा रही है दर्शकों, लेकिन दाल में काला है, वो जांच के बाद ही साफ होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज मैं आपको खबर बताऊंगा पाकिस्तान में क्या क्या किया जाता है। अब तो काला जादू किया जा रहा है दर्शकों, और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी है इसकी। आप कहेंगे कैसे, आपको बताता हूं, कहीं मत जाइए। पहली तस्वीर दिखाइए, यह इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, और इन्हें जादूगरनी कहा जाता है, लेकिन अब ये खतरे में है, ये भी जेल में बंद है, आपको बता दूं। और खतरा किससे है? मुनीर से है दर्शकों, तांत्रिकों से। दिखाइए जरा तस्वीर को। दावा ये किया जा रहा है कि बुशरा के खिलाफ मुनीर साजिश कर रहा है, जेल में तंत्र साधना की जा रही है, ऐसा दावा दर्शकों किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह है दर्शकों, मुनीर काला जादू कर रहा है, और इसकी चर्चा अब दुनिया भर में होने लगी है। खबर यह है कि बुशरा की बैरक में तांत्रिक चूहे भेज दिए गए, और यही चूहे बुशरा की मौत का कारण बनेंगे। ऐसे दावे दुनिया भर में किए जा रहे हैं दर्शकों, और यूएन में भी इसकी चर्चा हुई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वहां पर मीडिया सलाहकार अलग तो नहीं हो। अब दर्शकों, इमरान के समर्थकों को डर है कि ये चूहे वाली साजिश, ये काला जादू बुशरा बीबी के लिए मौत का कारण बनेगा। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का हर एक कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे दावा किया जा रहा है, कई तांत्रिक हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा। ये अपने देश में अपने लोगों के लिए कोई रचना रच रहे हैं, तो वो तिलस्मी जात विद्याएं हैं। कोई भी मौका पाकिस्तान छोड़ता नहीं है। अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी मेरे तंत्र को काले जादू का नाम दिया जा रहा है। अब दर्शकों, कई लोगों को लगेगा ये तो मनगढ़ंत कहानी नहीं, यूएन में बाकायदा चूहों को लेकर पाकिस्तान को फटकारा गया है। तो क्या ये चूहे वाली साजिश की जा रही है बुशरा बीबी को मारने के लिए? क्योंकि यूएन में भी इसकी चर्चा होने लगी है और फटकार लगी है पाकिस्तान को। और इधर जैसे ही ये खबर सामने आई है दर्शकों, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। देख रहे हैं आप कैसे पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे समर्थक। और मजे की बात तो ये दर्शकों कि घर जल रहा है किसका? मुनीर का, यानी पाकिस्तान का। और ये मुनीर के जिहादी पाकिस्तान की सेना की ड्रेस में सिर्फ और सिर्फ आजादी के नारे लगा रहे हैं, वो भी कश्मीर के ख्वाब देख रहे हैं। सुनिए जरा। मर जाऊं तो मेरी कबर पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना। अब दर्शकों, मुनीर डर रहा है, लेकिन ये चूहे वाली साजिश बहुत बड़ी है, क्योंकि इमरान को मारने का प्लान पहले भी बनाया। तो क्या इमरान और उसकी पत्नी को मार दिया जाएगा? रिपोर्ट देखिए।
इमरान की जादूगरनी को जेल में निपटाने का मुनीर का प्लान लीक हुआ तो यूएन तक हड़कंप मच गया कि ये चाहते हैं कि इमरान खान मर जाए, लेकिन अगर मारा उसको तो फिर बगावत होगी, बवाल होगा, वहां तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। चाहते हैं कि वो इतना बीमार रहे कि अपने आप उसकी मौत हो जाए। मुनीर के मौलाना ने काला जादू का जाल जिस जेल में बुना, बुशरा ने अपनी शक्तियों से उसे दुनिया को दिखा दिया। मौत बनकर बुशरा की बैरक में घुसे चूहे जादूगरनी को मारने में फेल हो गए। खबर बाहर आई तो भूचाल आ गया। चौक की गोली वो खून की होली, भूले तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो। मुनीर का प्लान था इधर बुशरा पर शैतानी ताकत से काबू करना, उधर लंदन में इमरान के कमांडर को निपटाना, लेकिन जादूगरनी मुल्ला मुनीर के मौलवी पर भारी पड़ी और जेल से ही दोनों प्लान फेल कर दिए। आज सुबह लंदन में बैरिस्टर शहाद अकबर साहब, उनके ऊपर पता चला है कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। उनको जख्म भी आए, उनके चेहरे पे भी जख्म आए। तो ये बड़ा काबिल मजम्मत फेल है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मौत का खेल खेलते मुनीर को बस एक ही ताकत रोक सकती है, वो है टीटीपी, जिसने खैबर में नया तांडव शुरू कर दिया है। पाक में तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, बस देखते जाइए। ये साजिश रच रहा है मुनीर दर्शकों, और मैंने कहा ना ये मनगढ़ंत नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जेल में साजिश की जा रही है। कैसी दर्शकों? कुछ इसी तरह की। इमरान और उनकी बीबी बुशरा के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। बाकायदा यूएन ने पाकिस्तान को बुशरा की बैरक में चूहे मिलने पर फटकार लगाई है। यूएन ने वार्निंग देते हुए कहा टॉर्चर और अन्य क्रूरता का जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान होगा। उधर पाकिस्तान में चर्चा है कि इन चूहों का काले जादू से कनेक्शन है। पाकिस्तान के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुनीर ने तंत्र मंत्र टोटके का सहारा लिया है। ये मेरे आरोप नहीं है। बुशरा की बैरक में काले जादू वाले चूहे भेजकर मारने की साजिश रची गई और जेल में बुशरा की खराब सेहत ने इन अफवाहों को और हवा दी है। दर्शकों, जांच में तो यह पता चला है कि इमरान की बीबी, जो बुशरा बीबी, काल कोठरी में रखा गया है उन्हें। जहां बुशरा बंद हैं वहां रोशनदान तक नहीं है, ना साफ हवा है। बुशरा के बैरक में कीड़े और चूहों से पटी पड़ी है। कुछ इसी तरह दर्शकों, ये काल कोठरी सामान्य तापमान की तुलना में अधिक गर्म है और बुशरा को पीने के लिए गंदा पानी, खाने में ज्यादा मिर्च दी जा रही है। इस वजह से बुशरा का तकरीबन 15 किलो वजन भी कम हो गया है। एक तरफ इसे तंत्र मंत्र से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ मानवाधिकार उल्लंघन। यूएन ने कहा है किसी भी सूरत में बुशरा के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के लोग इसे मुनीर का काला जादू बता रहे हैं। 5 दिन पहले ही पाक अदालत ने बुशरा को 17 साल की सजा सुनाई थी दर्शकों, और तब से बुशरा जेल में बंद है। लेकिन इसे लेकर अब अलग अलग तरह की बातें भी की जा रही हैं और इधर यूएन भी फटकार रहा है। सुनिए जरा। कुछ भी संभव हो सकता है। अब घर में कोई खाने को देखकर चूहे आए हैं, किसी ने जानबूझ के छोड़े गए हैं, कोई प्रयास किया गया है किसी को डराने को धमकाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। पर जब तक इसका कोई पुख्ता सबूत या इसका कई पुख्ता हमें प्रमाण नहीं होगा तब तक हम इस चीज को नहीं कह सकते कि ये तंत्र ही या नहीं है। परंतु तंत्र में ये संभव है कि हम किसी के प्राणों को हर सकते हैं, किसी को सम्मोहित कर सकते हैं, किसी को मोहित कर सकते हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर पाकिस्तान से सामने आ रही है वो दुनिया भर में क्यों चर्चा का विषय है? उसका कारण है क्योंकि बुशरा ने शहबाज की सत्ता को हिला दिया था और डर लग रहा है क्योंकि इमरान फिर बुशरा, इसलिए दोनों को अब जेल में डाल दिया गया है और इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही है। क्योंकि दावा है कि बुशरा ने, दर्शक, दावा क्यों किया जा रहा है ये काले जादू का, आपको बताता हूं दर्शक। जादूगरनी कहा जाता है बुशरा बीबी को पाकिस्तान में। दावा यह कि बुशरा ने ही इमरान को सत्ता तक पहुंचाया था, कुर्सी तक पहुंचाया था, और इसलिए बुशरा पर भी उसी तरह का जादू कराया जा रहा है। ये दावे पाकिस्तान में किए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं उसमें बहुत कुछ आपको लग रहा होगा क्या ऐसा भी मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कहा जा रहा है। दिखाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बुशरा को इमरान की जादूगरनी के नाम से पुकारा जाता है। आरोप लगते हैं कि बुशरा ने काले जादू से बड़े बड़े लोगों को अच्छी अच्छी जगह पहुंचाया।
शहबाज शरीफ ने भरी संसद में बुशरा के काले जादू का जिक्र किया था। दर्शकों, कहा था कि इमरान खान के घर में कई टन मुर्गी की कुर्बानी दी गई है। सोचिए जरा, शहबाज के मुताबिक बुशरा के जादू के लिए जिंदा मुर्गी की कुर्बानी दी गई है। और इतना ही नहीं, बुशरा बीबी इमरान की तीसरी बीवी हैं जो सत्ता के समय उनके साथ थी। दर्शकों, बुशरा बीबी को पाकिस्तान में पिंकी पिरनी के नाम से भी जाना जाता है। इमरान से बुशरा की पहली मुलाकात एक दरगाह पर हुई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि बुशरा ने इमरान पर काला जादू कर वश में किया था। ये उनके दावे हैं दर्शकों, मेरे नहीं हैं। और धीरे धीरे बुशरा के काले जादू से इमरान की किस्मत चमक गई। कहा जाता है कि आईएसआई चीफ रहते मुनीर ने इमरान को चेताया था, लेकिन काले जादू के असर ने इमरान को जाल से निकलने ही नहीं दिया। खबर यह है, इस वाकये के बाद इमरान और मुनीर में जंग छिड़ गई और अब बुशरा जब कैद में है तो मुनीर पर शैतानी चूहे भेजकर मारने के आरोप लग रहे हैं और इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है। यूएन तक चर्चा होने लगी है। लेकिन आपको दिखा, इतने खुश हैं कि खुद मिलने आए आपसे। लेकिन दर्शकों, ये कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमरान के जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इमरान के पूर्व सलाहकार हैं और इन पर हमला हो गया। ये देखिए, इमरान के साथ नजर आ रहे हैं, इन्हीं पर हमला किया गया है और दावा किया गया है कि मुनीर ने ही इन पर हमला करवाया है। लेकिन इमरान के समर्थकों पर अटैक के पीछे मुनीर है क्या? सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, यूरोप में भी इमरान खान के जो समर्थक हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इस आदमी को एक ही चीज आती है। अगर किसी को कहना है कि भाई लाइन पे आ जा, तो पहले उसको गोली मारो, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे। ये नहीं चलता है। अब दर्शकों, ये मुनीर चाहे काला जादू करे या कुछ और करे, हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो एक बात जानते हैं कि टीटीपी इस समय पाकिस्तानी सेना को ठोक रही है और आपको दावा जो तस्वीरों में किया जा रहा है वही मैं दिखा रहा हूं। पाक सैनिकों को कैसे टीटीपी ने भगाया है, चौकी को उड़ाया है, सुनिए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर जहां पर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा रहे हैं। देखिए जरा, दिखाइए फुल फ्रेम इसे। कैसी रही कहो जन्नते अर्ज़ के वासियों दहकती हुई। और आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, कैसे टीटीपी के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पाकिस्तान आर्मी बेस पर तबाही की तस्वीरें। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने प्रेरणा स्थल जनता को समर्पित किया। आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। फुल फ्रेम दिखाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां पर भारत माता की प्रतिमाएं, वहां पर प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आप देखिए जो पूरी अमर गाथा है, विजय गाथा है, उसका भी चित्रण दिखाया गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जो प्रेरणा स्थल है वहां पर किस किस की स्टैच्यू लगी है, तस्वीरें, मूर्ति लगी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये वो पार्क है जो लखनऊ में बनाया है और भारत के विभूतियों का यहां सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां पर पुष्प अर्पित किए और इसके बाद सीधे परिवारवाद पर हमला बोला और बताया ये प्रेरणा स्थल है, लेकिन परिवारवाद पर कैसे हमला बोला, सुनिए जरा। कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को
एक परिवार की बंधक बनी, इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। देखा दर्शकों, आप सीधे अटैक किया परिवारवाद पर। इधर यहां प्रेरणा स्थल में बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया और इस दौरान अटल जी की प्रतिमा उन्हें भेंट की है। लेकिन आज अटल जी की जयंती है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे और अटल जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और आज अटल जी को याद किया है। उनकी कविता भी उन्होंने पोस्ट की है, दिखाते हैं आप। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, दीप नया गाता, दीप नया गाता। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, आज अटल जी को तो याद किया और उधर पहुंचे स्मारक जहां पर बड़े बड़े विभूतियों को उन्होंने नमन किया है। लेकिन आज वहां से क्या संदेश दिया है, आइए जरा आपको बताते हैं। लखनऊ में यही है वो पार्क जो आप देख रहे हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। आपको बताएं, अटल जी की जयंती पर पीएम ने देश को बड़ा उपहार दिया है। 230 करोड़ रुपए की लागत से प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बना है। जानकारी दें, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति का आकार दिया गया है और इसमें जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है। आपको ये बताएं, कांस्य से बनी सभी विभूतियों की प्रतिमा 65 फीट ऊंची है। हर एक मूर्ति का वजन 42 टन है। 3 साल में ये सब म्यूजियम में विभूतियों की विरासत आप देख सकते हैं। जहां पीएम गए, एक थिएटर है जिसमें 3000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। कैफेटेरिया, योग केंद्र, गैलरी और ओपन कोर्टयार्ड भी है। आपको जानकारी दे दें, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में एक हेलीपैड बनाया गया है। पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल से परिवारवाद पर सीधा प्रहार किया। कहा, पहले एक ही परिवार की मूर्तियां लगती थी, अब ऐसा नहीं होता। आज हर विभूति को सम्मान दिया जा रहा है। पहले एक ही परिवार का गौरवगान होता था, आज हर किसी के योगदान को सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले सिर्फ नारा दिया जाता था, अटल जी ने देश में सुशासन की शुरुआत की। हमने धारा 370 हटाई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और योगी ने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत है, यहां कानून का राज है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधा परिवारवाद पर हमला किया है। सुनवाता हूं आपको। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। तो आज योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को याद किया है। और आज दर्शकों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूत्र की। आज का सूत्र भी अटल जी से जुड़ा हुआ है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में,
जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यही अटल जी कहते थे कि भारतवासी सभी कदम मिलाकर चलें, एकता के सूत्र में बंधे रहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH